हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मुद्रा एवं बैंकिंग में। लेसन 3 चालू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा और बीच बीच में सेट लगाइएगा और मेरे प्लीज़ इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करिएगा। चलिए आगे करते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह किसने कहा था? तो क्रॉमर ने कहा था। किसने कहा था? क्रॉमर ने कहा था मुद्रा जो है स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, तो ये क्रॉमर ने कहा। ग्रेशम का नियम जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम जो है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ओके, प्रचलन या परिचालन का ही है। ओके, ग्रेशम का नियम जो है किससे संबंधित है? मुद्रा का प्रचलन या परिचालन। पुराने बुक में परिचालन लिखा हुआ है। कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य है मूल्य का स्थिरीकरण। ओके, देखिए मूल्य का वैल्यू होता है, ओके, मापन होता है। मूल्य का जो क्या होगा, संचय हो सकता है, जमा कर सकते हैं मुद्रा का, फिर मूल्य का स्थानांतरण कर सकते हैं। ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, तो मुद्रा का कार्य क्या क्या है? मुद्रा का मापन, मुद्रा का मूल्य का मापन, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। ओके, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण नहीं होगा। ओके, पुराने बुक में मुद्रा लिखा हुआ है। ओके, सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मूल्य लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो बुक होगा आपके पास उस अनुसार मार सकते हैं, लेकिन हाँ, मुद्रा का कार्य जो है मूल्य का मापन यहाँ लिखा हुआ है, मूल्य का स्थानांतरण लिखा हुआ है और मूल्य का संचय। तीनों, मापन, संचय और स्थानांतरण। मापन, संचय और स्थानांतरण ये मुद्रा कर सकता है, लेकिन स्थिरीकरण नहीं कर सकता है, क्योंकि मुद्रा जो होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह कौन सी मुद्रा कहलाती है? तो हॉट मुद्रा कहलाती है। ओके, हॉट मनी, शीघ्र पलायन कर जाता है। हवाला क्या है? हवाला विदेशी मुद्रा विनियमन का अवैध व्यापार है। ओके, विदेशी मुद्रा का विनियमन का अवैध कारोबार कराता है हवाला। ओके, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी से वह तात्पर्य जिस मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ओके, हार्ड करेंसी का मतलब क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी मांग है, आपूर्ति जितना होना चाहिए उससे कम हो रही है, उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। ओके, यानी जितना डिमांड है उतना नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये हार्ड करेंसी हो गया। नेक्स्ट है सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ओके, यानी वैसी मुद्रा जिसकी मांग जितनी है उससे अधिक हो। ओके, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ओके, यानी जितना मांग है या जितना मांग है उससे अधिक हो आपूर्ति, उसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। ओके, जितनी मांग उससे अधिक हो आपूर्ति उसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। इसी के उल्टा हार्ड करेंसी, जितनी मांग हो उससे कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य का मतलब नियम से ग्रहण किया हुआ मुद्रा। ओके, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार जो है कानूनी तौर पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है, यानी इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा। नेक्स्ट है सस्ती मुद्रा से मतलब क्या है? सस्ती मुद्रा का मतलब है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाना, उसे क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा। ओके, एक तरह से कह सकते हैं सॉफ्ट करेंसी भी एक तरह। सस्ती मुद्रा का मतलब क्या है या अभिप्राय क्या है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में
आसानी से उपलब्ध होना। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट पर कह रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं सस्ती मुद्राएं। किन देशों में मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की जो करेंसी जो होती है प्रायः हार्ड करेंसी होती है, मांग की अपेक्षा कम होती है आपूर्ति, उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। भारत का विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? भारत का बोला है रुपया। ओके, आप बोलेगा विधिग्राह्य मुद्रा कौन है, तो बोलिएगा सभी। यहाँ पर क्या है, विधिग्राह्य है। विधिग्राह्य का मतलब नियम से बंधा हुआ है, लेकिन भारत डाल दिया तो भारत का रुपया हो जाएगा। कथन है सही, ये बताना है कौन है। सबसे पहले देखिए, सही कथन क्या है? वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहते हैं। बिल्कुल हाँ, हॉट मनी उसे कहेंगे जो शीघ्र ही पलायन कर जाने की प्रवृत्ति रखती है। दूसरा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। बिल्कुल हाँ, वह मुद्रा आपूर्ति जितना हो उसकी तुलना में अधिक हो लगातार, ठीक है, तो उसे हार्ड करेंसी है कहते हैं। बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। वह मुद्रा जिसकी मांग की आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। जी नहीं, गलत है, सॉफ्ट करेंसी कहलाएगी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वैसी मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग जितना है उसकी तुलना में अधिक रहे, क्या, आपूर्ति, ओके, उसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 to 4 मार दीजिएगा, ओके, यानी बी। सरकारी मुद्रा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? डिवैल्यूएशन कराती है, डिवैल्यूएशन करके डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, यानी विमुद्रीकरण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन किया गया था। ओके, जैसे मोदी जी ने और मोरारजी देसाई के समय में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे कौन? बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जे.बी. से। कौन है? जे.बी. से, ये बाजार के नियम प्रस्तुतकर्ता थे। ओके, रिकार्डो नहीं, जे.बी. से है। मुद्रा का संकुचन का कारण होता है क्या है? मुद्रा के संकुचन का मेन कारण है माल एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ओके, फिर से सुनिएगा। मुद्रा संकुचन का मेन कारण क्या होता है, यानी कंप्रेस क्यों कर गया? क्योंकि माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति जितनी होनी चाहिए उसमें कमी हो जाए, इसे कहते हैं मुद्रा संकुचन। ओके, जितना माल लेना या सेवा लेना उसके तुलना में आपका पैसा कम है, ओके, यानी मुद्रा की पूर्ति नहीं कर पा रहे, यानी आपके पास कम है, तो उसे कहते हैं मुद्रा संकुचन। ओके, जैसे गरीब के पास मुद्रा संकुचन होता है। ओके, कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति, ये जो है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। ओके, मुक्त बाजार नीति जो है ये आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। बाकी बैंक दर नीति ये आपूर्ति में कंट्रोल करता है, मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करती है, बैंक रेट। ओके, फिर मुद्रा आरक्षित अनुपात, ओके, कैश रिजर्व रेशियो कह सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी मुद्रा को कंट्रोल करता है आपूर्ति में। फिर मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन, ओके, मार्जिन आवश्यकता जितनी है उसमें परिवर्तन कर देंगे तो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में कंट्रोल हो जाएगा। तो 3 वो सही है, ये वो गलत है, मुक्त बाजार नीति।
ये मुक्त बाजार नीति जो होती है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। वैसी अवस्था जिसमें मुद्रा का वैल्यू गिर जाए यानी मूल्य गिर जाए और कीमतें बढ़ जाए, इसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ओके, यानी वैल्यू क्या होती है? घट जाती है पैसा का। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा की स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ओके, फिर से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति में जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति हो, यानी एक तो वैल्यू भी घट गया है किसका? सिक्का का, और उसके साथ साथ मंदी भी है, यानी इसका मतलब बाजार सही से नहीं चल रहा है, तो उसे कहते हैं क्या? स्टैगफ्लेशन। ओके, खाली मुद्रास्फीति हो तो इन्फ्लेशन कहा जाएगा। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? महंगी हो जाती है। ओके, क्योंकि वैल्यू घट जाती है पैसा का। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। कीमतों की प्रक्रिया होती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। अगर लगातार किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा तो इन्फ्लेशन कहा जाएगा इंग्लिश में, हिंदी मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? यही है, इन्फ्लेशन उत्पन्न होगी। ओके, मुद्रास्फीति आ जाएगी। गरीबों के साथ मुद्रा संकुचन होता है, क्योंकि जितना पैसा होना चाहिए उतना आपूर्ति नहीं कर पाएगा, तो एक तरह से मुद्रा संकुचन का ही है उसके पास। ओके, या किसी भी गरीब कंट्री के बारे में बोल सकते हैं कि जितना उसको सामान लेना है, कंट्री के पास पैसा है नहीं, तो मुद्रा संकुचन है वो कंट्री के पास। ओके, वह कौन सा वर्ग है जिसमें मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, वो क्या कहलाती है? देनदार का। ओके, मुद्रास्फीति के कारण जैसे कि अभी मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, खरीदने के बाद पैसा जो दूंगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? मेरा पैसा का वैल्यू घटल है, तो इससे हमारा लॉस है। ओके, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक लॉस होती है देनदार का। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होती है कौन? ऋणी। ओके, जो लोन लिया रहेगा उससे मुद्रास्फीति से लाभान्वित होती है। ओके, क्योंकि उसके पास क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला कौन है? ऋणी है, जो लोन लेगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति हो तो क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ओके, अगर मुद्रास्फीति की हाई रेट हो और साथ ही साथ बेरोजगारी का भी हाई रेट हो, उसे क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे। ओके, यानी मार्केट नहीं चल रहा तो बेरोजगारी ही बना रहेगा, तो स्टैगफ्लेशन ही ना होगा। ओके, याद रखिएगा। तो 13 में आला है एसएससी का, मुद्रास्फीति इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट करके। ओके, जो आपका बचत है उसका बजट क्या है, इससे भी हम रोक सकते हैं, यानी प्लानिंग करना होगा घर में। ठीक है, फिर प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि। ओके, टैक्स बढ़ा करके प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि कर देने से मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। फिर सरकारी खर्च में कटौती करना पड़ेगा। ओके, सरकारी खर्च में कटौती करना पड़ेगा। इस सभी विधि से क्या कर सकते हैं? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन आने से रोक सकते हैं। बचत का बजट होगा, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी खर्च में कटौती। कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है?
नियंत्रण की विधि नहीं है, कौन सा? ब्याज दर में कमी। इससे तो और क्या हो, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, इसलिए बढ़ाना पड़ता है रेट ब्याज का। ओके, अब बाकी ये जो विधि मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ब्याज दर में कमी। बाकी हाँ बढ़ाइएगा तो कंट्रोल कर देगा ब्याज दर। ओके, मांग पर नियंत्रण, ये क्या करेगा? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगा। जी हाँ, मांग अगर है उस पर कंट्रोल कर लीजिएगा तो इन्फ्लेशन घटेगी। फिर मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण रखेंगे तब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। जी हाँ, फिर वस्तुओं की राशनिंग करना होगा। ओके, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर देखा जाता है मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए। ओके, होल प्राइस इंडेक्स। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है कैसे? होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती कैसे है? होल प्राइस इंडेक्स में। ओके, मुद्रास्फीति का शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या हो? शून्य हो। ओके, ये मुद्रास्फीति का शून्य दर कहलाता है, उस वर्ष में अवश्य मानी जाएगी। मुद्रास्फीति का शून्य दर कब माना जाएगा? जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में, वर्ष का हर एक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक रेट क्या हो? शून्य हो। ओके, मुद्रास्फीति की जो रेट है, वार्षिक रेट हर सप्ताह क्या शून्य हो, तब मुद्रास्फीति का शून्य दर कहेंगे। ए, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण करके। ओके, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि करना होगा, उसको कंट्रोल कर दीजिए। अस्थायी रूप से मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। इनमें से कौन जो है मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप है? तो M1 है कि M2 है? M1 है। ओके, मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या कहलाता है? M1। ओके, मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या कहलाता है? M1 कहलाती है। किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3 कहलाता है। ओके, किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है विस्तृत मुद्रा को? M3। मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कौन कहा जाएगा? M3। ओके, और तरल यही मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप होगा M1। ओके, मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप M1 कहा जाता है और मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा का विस्तृत ओके मुद्रा M3 कहला जाएगी। मुद्रा आपूर्ति का माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? M3 में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? डाक खानों की मांग जमा। ओके, ये नहीं शामिल किया जाता है M3 में, यानी M3 का मतलब मुद्रा आपूर्ति के माप में। M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो डाक खाने का जो मांग है, मांग जमा, उस पर नहीं किया जाता है। बाकी जनता के पास जो नगद मुद्रा है उससे सम्मिलित किया जाता है M3 में। जनता के पास जो नगद है मुद्रा, वह M3 में जोड़ा जाता है। फिर बैंकों की मांग जमा, ये भी M3 में जमा गिना जाता है, सम्मिलित है, यानी बैंकों की सावधि जमा
ये भी M3 में आती है। ओके, बैंकों की सावधि जमा भी M3 में आती है, बैंकों की मांग जमा भी आती है, और जनता के पास जो नगद मुद्रा है वो भी M3 में आती है। आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। ओके, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होती है। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया जाता है? इनमें से सभी को। ओके, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया जाता है? तो पहले रुपये का डीवैल्यूएशन करेंगे। ओके, रुपये का क्या करेंगे? डीवैल्यूएशन करेंगे, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगी। दूसरा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी, जिससे विदेशी मुद्रा आएगी। फिर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता करेंगे, यानी जो रुपया है उसको परिवर्तन अगर पूर्ण तरीके से भी कर दे तब भी फॉरेन करेंसी आएगी। ओके, तभी फॉरेन करेंसी आ जाएगी। ऑप्शन डी, देश की विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है देश में? तो RBI के पास जो फॉरेन करेंसी है उसको शामिल किया जाता है। ओके, फॉरेन करेंसी जो जमा है उसको शामिल किया जाता है विदेशी मुद्रा भंडार में। दूसरा, RBI के पास जो सोना भंडार है उसको भी फॉरेन करेंसी स्टोर में ही देखा जाता है, ठीक है, या रिजर्व में देखा जाता है। फिर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है किससे? चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से है। भारतीय मुद्रा यानी रुपया का आधिकारिक विनिमय दर से संबंधित है कौन? चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से है। ओके, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? यानी पेपर मुद्रा 1806 ईस्वी में। ओके, 1806 ईस्वी में ये भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था। भारत का विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किस चीज में? पेट्रोलियम के आयात पर। भारत का जो विदेशी मुद्रा है उसका सर्वाधिक भाग खर्च होता है किस पर? पेट्रोलियम के इंपोर्ट पर होती है। ओके, काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा है कौन? यह वह आय है जिस पर टैक्स अपवचन नहीं हुआ है। काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा क्या है? यानी ब्लैक मनी का मतलब क्या है? वह आय जिस पर अभी तक टैक्स से लादा नहीं गया है। ओके, डीवैल्यूएशन शब्द का मतलब क्या है? अपनी अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी यानी अपने देश की मुद्रा का वैल्यू घटा देना। ओके, मूल्य घटा देना डीवैल्यूएशन कहलाएगी। कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है आपको। डीवैल्यूएशन में फॉरेन मार्केट में निर्यात सस्ता हो जाता है। जी हाँ, डीवैल्यूएशन से
विदेशी मार्केट में यानी फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करना क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है विदेशी मार्केट में। बिल्कुल सही है। और डीवैल्यूएशन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। ठीक है, डीवैल्यूएशन से क्या होता है, आयात महंगा हो जाता है, यानी आप कोई चीज़ को मंगाइएगा तो पैसा अधिक देना पड़ेगा। सी, डीवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहित करना। ओके, डीवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, डीवैल्यूएशन। ओके, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, तो डीवैल्यूएशन करेंगे तो भुगतान संतुलन का जो विपरीत होने की जो दशा है उसको सुधार सकते हैं, यानी सस्ता कर दिए सामान, भुगतान संतुलन सुधर जाएगा, पैसा आना चालू हो जाएगा। अब तक भारतीय रुपए की कितनी बार डीवैल्यूएशन किया जा चुका है, 3 बार। ओके, 3 बार किया जा चुका है। भारतीय रुपये को सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था, 1949 में। 1949 में प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार डिवैल्यूएशन 1949 में ही हुआ था। भारतीय रुपए का अंतिम बार डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था, डिवैल्यूएशन कहलाता है अवमूल्यन इंग्लिश में, 1991 में। ओके, 1991 में क्या हुआ था, अंतिम बार डिवैल्यूएशन हुआ था। वह वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में डिवैल्यूएशन किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, 1991 में, और 2 चरणों में किया गया था डिवैल्यूएशन 1991 में। ओके, सिक्के का अंतिम बार अवमूल्यन 1991 में किया गया था और 1991 में ही 2 बार डिवैल्यूएशन किया गया। और इस समय कौन प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में डिवैल्यूएशन किया गया था। ठीक है, जुलाई 1991 में। कब, जुलाई 1991 में। कितने चरण, 2 चरण में किया गया था। तो प्रथम चरण में भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर के अवमूल्यन हुआ था कितना %, 20%। ओके, जुलाई 1991 में 20% किया गया था डिवैल्यूएशन भारतीय रुपये को कंपैरिजन। ओके, भारतीय मुद्रा का पूर्ण परिवर्तन बनाया गया, कब बनाया गया, 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। ओके, भारतीय मुद्रा का पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, यानी भारतीय मुद्रा जो है परिवर्तन किया जा सकता है, तो कौन से बजट में, तो 1993 के 94 बजट में ये किया गया प्रावधान। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीयता कब घोषित किया गया, 19 अगस्त 1994 को। ओके, रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया, 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते में। ओके, भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। ओके, ये जो है पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भारत के रुपये की पूर्ण, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, यानी कब पूर्ण परिवर्तनीयता लागू होगा, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। ओके, नेक्स्ट, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है, गिल्ट एज बाजार जो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियां से है। ओके,
सरकारी प्रतिभूतियों से गिल्ट एज्ड बाजार है संबंधित। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? SBI है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का सबसे बड़ा बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस डैश द्वारा दिए जाते हैं? RBI के द्वारा नई शाखा खोला जा सकता है। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है क्या? इंपोर्ट कर्ताओं को ऋण देना। ओके, यानी एक्सपोर्ट कार्यकर्ता को लोन देना, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी इसका काम है करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना जो बनाना भी है। जी हाँ, भारत के सभी बैंकों पर कंट्रोल भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। ओके, तो पार्ट 1 खत्म होता है मुद्रा बैंकिंग का। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस छोटे से चैनल को और आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।